हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीड को ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे टॉपिक को मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं, इसलिए आप लोग के लिए छोटे छोटे टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ देते तो कोई फायदा नहीं होता। यहाँ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही समझना है चीजों को। तो एडवांटेजेस ऑफ सीड, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सीड, सीड का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज आप लोग को लगता होगा सीड क्या काम का, लेकिन सीड जो है, जैसे हम लोग कोई भी गेहूं है ना, राइस है, वीट है, मेज है, इसको हम लोग अगर लगाते हैं तो उसके सीड को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके भी रखते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। स्पेसिस की क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सीड में जो एडवांटेजेस ऑफ सीड है, इसका एडवांटेज क्या है, सीड का बहुत एडवांटेज है कि बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज है इसके पास। मीन्स कि एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो सीड जो है जहां पे आपका पेड़ है, पौधा है, वहीं पे अगर वो सीड अगर फॉल होता है तो वो ग्रो करता है। नहीं, आप लोग देखते होंगे कि एकदम बैरन एरिया है लेकिन वहां भी एक पीपल का पेड़, आपके घर के पास भी देखते होंगे पूरा एकदम से सीमेंटेड है लेकिन एक पीपल का पेड़ पौधा निकल आया है ना। मतलब कि सीड तो डिस्पर्स हुआ होगा, सीड का डिस्पर्शन हुआ होगा। तो ये सीड जो है एक्चुअली प्लांट जो है बहुत ही क्लेवर है, वो अपने डिस्पर्सल मेथड को, वेरियस टाइप ऑफ डिस्पर्सल मेथड को एडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर डिस्पर्सल मेथड नहीं होता तो सीड जो है वो हर एक कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिस्पर्सल का भी वेरियस मेथड होता है। जैसा आप लोग जानते होगी कि चिड़िया जो है फ्रूट्स खाई, फिर फ्रूट्स को कहीं ले गई, उसके बाद वहां से भी सीड को नीचे जमीन पे गिराई, फेवरेबल कंडीशन मिला, सीड विल ग्रो, है ना। फिर जो सीड जो होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, सीड जो चिड़िया खाती है, बर्ड जो खाती है सीड, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो डाइजेशन नहीं होने के कारण उसके एक्सक्रीटा में सीड एज सच निकल आते हैं। तो वो जहां भी गिरेगा एक्सक्रीटा, उसका पिलेट या एक्सक्रीटा जो होता है वो गिरता है तो उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गया, मेन्योर मिल गया, वाटर मिल गया, सॉइल मिल गया, तो इट विल ग्रो, वो ग्रो कर जाएंगे। तो यहाँ बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को सीड जो है बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता है। नंबर 1 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि सफिशिएंट फूड रिजर्व है, सीड के पास इतना अमाउंट में फूड रिजर्व होता है कि वो अपने लाइफ को, जो लाइफ उसका है दैट इज एम्ब्रायो, तो एम्ब्रायो को वो सरवाइव करके रख सके, इतनी उसमें फूड रिजर्व होती। अगर कोई सीड में एंडोस्पर्म फूड रिजर्व के फॉर्म में एंडोस्पर्म होगा, अगर किसी में नहीं है तो वहां कोटिलेडॉन वेल डेवलप होंगे, लेकिन उसको न्यूट्रिशियस टिश्यू होते ही होते हैं, उसको चाहिए होता है, तभी एम्ब्रायो डेवलप कर पाएगा, एम्ब्रायो सरवाइव कर पाएगा। नंबर 3, प्रोटेक्ट यंग एम्ब्रायो, वेरी क्लियर कि वहां पे तुम्हारे कोटिलेडॉन्स हैं, सीड कोट प्रेजेंट होता है, टफ कवरिंग होती है, तो एम्ब्रायो को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड जो होते हैं हम लोग जानते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होने के कारण ही यहाँ पे वेरिएशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता तो यहाँ पे हमको वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते, लेकिन यहाँ टू डिफरेंट प्लांट का यहाँ फ्यूजन हुआ है, गैमेट का फ्यूजन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। वेरिएशंस के कारण ही यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही यहाँ पे हम लोग को वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो these are some adaptive strategy, sufficient food reserve, protect young embryo. These are some points जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक क्या बनाता है, एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड का ये एडवांटेज है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी इसको दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने पॉइंट वाइज बता दिया कि एक्चुअली एडवांटेजेस क्या है। नंबर 2 इज व्हाट, सीड इट इज अ बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, है ना, क्या 2 पॉइंट हो सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर का आधार है। तो नंबर 1, डिहाइड्रेशन, 10 से 15% इसमें वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता ही होता है। एक लाइन आप लोग का दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहती हूँ, लाइक ये दिए हुए, यस
water content is reduced and seed become relatively dry. 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, है ना, सिर्फ और सिर्फ पूरे मास का 10 से 15% ही वाटर वहां पे प्रेजेंट होता है। मीन्स इतना कम अमाउंट में इतना लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर उसमें प्रेजेंट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज फॉर डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। वेल नोन की डॉर्मेंसी मैंने बताया हुआ है कि इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रायो ही मीन्स वहां मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होगी, लेकिन सीड डॉर्मेंट स्टेट में होता है। इतना उसमें कम रेस्पिरेशन हो रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके कि वो सरवाइव कर सके। तो दिस इज द व्हाट बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो दिया है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसा हम लोग पॉलन ग्रेन में पढ़े थे कि पॉलन ग्रेन में कुछ जो प्लांट होते हैं उसकी वायबिलिटी इतने दिन की होती है, उसी तरह से सीड की भी वायबिलिटी होती है। मतलब वायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन, है ना। मतलब क्या है कि मान लो कि कोई हम सीड लिए, अगर हम कोई सीड को लेते हैं उसके बाद हम उसको 50 दिन या 3 महीने तक हम स्टोर करके रखें कि हम इसको 6 मंथ के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ मैंने जब उसको सोन किया वो सीड को, तो उसकी जर्मिनेशन पावर जो है वो लॉस्ट हो गई। मीन्स उसकी वायबिलिटी पीरियड तो 6 मंथ से कम है। अगर 3-4 महीने के अंदर हम उसको लगा दिए तो वहां पे क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। लेकिन जैसे हम 6 महीने के बाद हम उसको सोचे लगाने का, तो उसकी वायबिलिटी लॉस हो गई। मीन्स क्या हो गया कि उसकी वायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की थी, है ना। लेकिन कुछ एक सीड की जो वायबिलिटी होती है हजारों साल की होती है। तो सीड वायबिलिटी का बहुत अच्छा डेफिनेशन क्या होगा? टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन, रिगेन और रिटेन, है ना, फिर से जर्मिनेशन पावर को वो रिगेन कर ले, वापस से वो पाले व्हेनेवर वी गेट अ एप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है उसको आप लोग को समझना है। दैट इज नंबर 1 इज व्हाट? ल्यूपाइन, है ना। ल्यूपाइन में क्या दिया है, इसका बोटानिकल नेम क्या है? ल्यूपिनस आर्किटिकस, है ना। ल्यूपिनस आर्किटिकस, ये आप लोग एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है, आप लोग इसको करिएगा। तो ल्यूपिनस आर्किटिकस का क्या देता है कि ल्यूपिनस आर्किटिकस एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये कहाँ से एक्सकवेटेड हुआ था? खुदाई में मिला था। आर्कटिक टुंड्रा में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होता है ना, खुदाई होती है, तब वहां से हमको ल्यूपाइन का सीड मिला। और वेरियस जो मेथड होता है, कार्बन डेटिंग मेथड होता है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है वो कितना साल पुराना है, कार्बन डेटिंग मेथड से। तो उस मेथड से ये पता चला, तो ये पता चलता है कि एक्सकवेशन में जब मिला आर्कटिक टुंड्रा में, तब पता चला कि ये सीड जो है 10,000 साल पुराना है। मीन्स की उसकी वायबिलिटी सोचो कितने दिन की हो गई। It is about 10,000 years, not 1, 2, 300 years. It is about 10,000 years उसकी वायबिलिटी है। ये बात क्लियर है। तो सीड वायबिलिटी में नंबर 1 है ना, ल्यूपाइन हो गया। आर्किटिकस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अंटार्कटिका है ना, वहां से मिला था खुदाई में, इसलिए आर्किटिकस पड़ा है। कहाँ से मिला था? देखो, आर्कटिक टुंड्रा, है ना, आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, इसलिए आर्किटिकस यहाँ स्पेसिस के नाम में मेंशन किया गया है। नंबर 2 इज वो डेट पाम, खजूर जिसको बोलते हैं, फोनिक्स डैक्टिलिफेरा, है ना। इसको, इसकी वायबिलिटी देखो 2000 ईयर्स, है ना, 2000 ईयर्स इसकी वायबिलिटी है। और ये लाइन लिखता है कि रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ द डेट पाम फोनिक्स डैक्टिलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस। ये कहां से मिला था? किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, है ना, नियर द डेड सी, वहां किंग हेरोड्स पैलेस था। वहां से खुदाई के दौरान हम लोग को क्या मिला? डेट पाम का सीड मिला। और कार्बन डेटिंग मेथड से ये पता चला कि दिस इज अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड सीड। तो उसको भी ग्रो करने लगे हम लोग। उसको जब एप्रोप्रिएट कंडीशन हमने प्रोवाइड किया तो इट विल ग्रो। सोचो, एम्ब्रायोनिक लाइफ इतना दिन तक जिंदा रहा, सरवाइव करके रहा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ये सुनने समझने के लिए तो है ही, लेकिन आप लोग को ये याद रखना होगा।
नाउ कुछ एक चीज यहाँ पे लास्ट में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में ही, पेज नंबर 38 में, कि कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन मेनी सीड्स। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें 1000 नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होते हैं, 1000 नंबर ऑफ। जैसे ऑर्किड हो गया, ऑर्किड में जो है ना, ऑर्किड अगर देखोगे फल तो उसको अगर खोलोगे ना तो उसमें हजारों के नंबर में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से फेदरी टाइप के होते हैं। तो ऑर्किड में हजारों सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से जो पैरासिटिक स्पेसीज है ओरोबैंकिया निस्ट्रिगा, है ना, क्या है, ओरोबैंकिया निस्ट्रिगा, उसमें भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्किड देयर आर मेनी सीड्स, ओरोबैंकिया निस्ट्रिगा देयर आर मेनी सीड्स। हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फिकस। क्या आप फिकस के सीड को देखे हैं, फिकस इज अंजीर, वहां पे भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप। सोचो, ये बता रहा है कि जो फिकस का सीड होता है इट इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी टाइनी, बट आप फिकस के पेड़ को देखोगे लगेगा कितना लार्ज बायोमास को ये ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ये चीज भी है। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच अ टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर अ ईयर। सोचो जैसे पीपल है, बैनियान है, ये सब कितना विशाल ट्री होता है, इट इज अ ह्यूज ट्री, है ना, ये बहुत ही ह्यूज ट्री होता है। तो इस तरह से हम लोग एक समझ सकते हैं कि एक छोटा सा टाइनी सीड से कितना ह्यूज बायोमास को वो कवर करता है। ठीक है, तो ये हमारा सीड से रिलेटेड जो टॉपिक था वो आज यहाँ कवर होता है। आज हम लोग उसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही चल रहा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में नंबर 1 मैंने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बताया, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा तभी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। देन उसके बाद ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। एंड लास्ट में क्या होता है कि ओवरी जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रूट में। तो किस तरह से ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है ना, फ्रूट भी कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4th पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायोनी बच जाएगा, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझिए, मेरी वीडियो को देखिए, देन उसके बाद आप लोग एक एक लाइन एनसीईआरटी का जरूर पढ़िए। तो एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होगा कि जो मैंने बताया है इस वीडियो के लेक्चर में वो चीज आप लोग उसको रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस जितने होते हैं उसको बनाइए। ओके, टिल देन बाय बाय।